नमस्कार दर्शकों, मैं प्रकृति मोहन ठाकुर और मेरे साथ हैं गरिमा वर्मा और हम आप लोगों का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल में। तो दर्शकों देखिए, वर्षा ऋतु चल रही है और जैसे कि पिछले हफ्ते हमने देखा कि लगातार 72 घंटों से वर्षा हो रही है, जिसकी वजह से नदी नाले बहुत ही उफान पर हैं और साथ ही हम देख रहे हैं भूस्खलन के भी मामले सामने आ रहे हैं। जैसे कि हमने देखा कि कुल्लू में भी देखिए बहुत ही एक नेचुरल कैलामिटी हुई है और प्रकृति के इस रौद्र रूप ने न केवल इंसानों को बल्कि पशु पक्षियों को और लोगों के वाहन को, घरों को, हर चीज़ को नुकसान पहुंचाया है। और साथ ही देखिए प्रकृति अभी भी आगे भी आने वाले समय में ऐसे कुछ कैलेमिटी आने का खतरा बना हुआ है। हाँ। तो इसके लिए भी बहुत सी एडवाइजरी जारी की गई है। क्या एडवाइजरी हमारे दर्शकों को आप एक बार याद दिला दीजिए। तो गरिमा, अब बातों को ज़्यादा आगे ना बढ़ाते हुए हम चलते हैं अपने कार्यक्रम की तरफ कि जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे कार्यक्रम का विषय है रोल ऑफ एनसीसी इन नेशन बिल्डिंग। और इस विषय में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर लक्ष्मी, जो कि एनसीसी कमांडर हैं और RKMV कॉलेज में कार्यरत हैं। डॉक्टर लक्ष्मी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में जी। तो डॉक्टर लक्ष्मी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो ये कुदरत का कहर जो बरप रहा है हिमाचल प्रदेश पर, ना सिर्फ हिमाचल प्रदेश पर, पूरे भारतवर्ष में ही, आपका क्या मानना है कि क्या सिर्फ कुदरत को ही इसके लिए ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिए या फिर कहीं ना कहीं देखा जाए तो हम लोग भी इसके लिए ज़िम्मेदार हैं? हाँ, आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि हम लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं काफ़ी चीज़ों के लिए। कुदरत की जो नेचुरल डिज़ास्टर है वो तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट इन सारी चीज़ों के लिए हम लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं क्योंकि मानव जीवन आजकल हर चीज़ को शॉर्टकट ढूंढ रहा है जी। शॉर्टकट चाहिए उसको हर एक, और कंफर्ट जोन के लिए हर कोई अपने आप को एक कंफर्ट जोन में रखना चाहता है, हर चीज़ को एंजॉय करना चाहता है। तो वो वाली जो फीलिंग है उसकी वजह से मुझे लगता है ये जो डिज़ास्टर हो रहे हैं वो मैन मेड ज़्यादा है। जैसे अब रास्तों की बात करें या बिल्डिंग्स की बात करें तो इनके निर्माण की वजह से बहुत सारे पेड़ कट रहे हैं, उसकी वजह से भी जो इनबैलेंस हो रहा है हमारे क्लाइमेट में, वो भी एक मेन रीज़न है। तो कहीं ना कहीं पहाड़ों की भी कटाई होती है जिसकी वजह से कमज़ोर हो जाते हैं पहाड़ जी। जैसे पेड़ कटते हैं तो उसकी वजह से आप लैंड को भी उसमें उतनी पकड़ नहीं रहती है, तो वो सारी चीज़ें नेचुरली हैं, वो बारिश के साथ साथ वो लूज़ पड़ जाएंगी और फिर ये सब कुछ गिरेगा। जी बिल्कुल। अब प्रकृति हमारे आज के विषय पर आते हैं। मैम, देशभक्ति की जो भावना है आज वो हर एक बच्चे में भी है। हम बड़ों में तो है ही, लेकिन बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे छोटी उम्र से ही देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, देश सेवा में भाग लेना चाहते हैं। तो उनके लिए ये माध्यम बना NCC। तो सबसे पहले आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि NCC इसका क्या मतलब है? देखिए, NCC की फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट कोर। ये 15 जुलाई 1948 में बनाया गया था, जिसका मेन उद्देश्य था कि सेना में भर्ती करने के लिए। जब ये 1965 और 71 के जो पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था उस दौरान महसूस किया गया कि सेना की कमी है, तो NCC कैडेट कोर ने इसमें सेकंड पंक्ति में बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी जी। वो सेना को लाने ले जाने, जो इंजर्ड थे उनको उनके राशन के लिए, उनके ज़रूरत के सामान को पहुंचाने के लिए इन्होंने बहुत बड़ा रोल निभाया था जी। तो जो महिलाएं हैं उन्हें किस तरह से आगे आना चाहिए इस फील्ड में और क्या उनके अंदर जज्बा होना चाहिए? देखिए, जज्बा तो सबसे पहले एक देशभक्ति का ही है जी। अगर कोई किसी में एक ज़्यादा ये मतलब अपने देश के प्रति एक देशभक्ति की भावना है तो नेचुरली वो इस चीज़ को आएगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी ड्रेस, आपको ये बहुत आपको देखने वाले को और पहनने वाले को तो प्राउड फील करवाती है, देखने वाले को भी एक अच्छी फीलिंग आती है, एक अलग सा दूसरे की पर्सनैलिटी दिखती है।
तो महिलाओं को ये मैं कहूँगी कि जैसे कि हमारा गर्ल्स कॉलेज है, तो हमारी जो वहाँ की लड़कियाँ हैं वो इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड सी सीट्स हैं, पर इसके आगे बेनिफिट्स बहुत हैं। अगर एनसीसी ज्वाइन करते हैं तो इसके बेनिफिट्स बहुत हैं लाइफ में। जी, डॉक्टर लक्ष्मी, आपने कहा कि हमें ज्वाइन करें, तो ये ज्वाइन करने का जो प्रोसीजर है आप इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जूनियर विंग में 13 वर्ष तक मतलब 8 से 10 तक आप ज्वाइन कर सकते हैं, और सीनियर विंग में आप BA 1 में या किसी भी फील्ड में हो, मतलब किसी भी विधा से जुड़े हैं आप, चाहे आपके पास BA है, कॉमर्स है, साइंस है या कोई और कोर्स है, जो भी कॉलेज में है, फर्स्ट ईयर से जब आप स्टार्ट करते हैं तब आप एनसीसी को ले सकते हैं। इसका जो पूरा टाइम पीरियड है वो 3 इयर्स का होता है, और इसमें आप फर्स्ट ईयर में जब आप ज्वाइन करते हैं तो आप अगर हाइट में अच्छे हैं और आपके एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने में आप थोड़े से एक्टिव हैं तो आपको उसमें लिया जाता है। इसमें कुछ हमने नियम भी निर्धारित किए हैं, जिसमें कि हाइट तो मेन चीज़ है ही है, उसके अलावा आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं जी, या आप एकेडमिक्स में बहुत अच्छे हैं, क्योंकि बेस्ट कैडेट के लिए उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ चाहिए। वो एकेडमिक्स भी उसका अच्छा होना चाहिए, स्पोर्ट्स भी अच्छा होना चाहिए, मतलब ओवरऑल अच्छा एक स्टूडेंट होना चाहिए, तो वो इसमें भर्ती हो सकता है जी। नेशन बिल्डिंग जिसको बोलते हैं कि राष्ट्र निर्माण के लिए महिलाएं किस तरह की भूमिका निभाती हैं? देखिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए तो हम सभी इसमें एक अहम भूमिका निभाते हैं। महिलाओं का आज के दौर में कहीं भी किसी भी चीज़ में पीछे नहीं है। हम लोग हम हर फील्ड में आगे हैं, हर चीज़ को अच्छे से करने के काबिल हैं हम लोग। तो ये डिपेंड करता है कि आपका नेचर ऑफ वर्क कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली आप अगर अपने देश के बारे में आप अपनी सोसाइटी के बारे में सोचते हो तो नेचुरली आप उस चीज़ को बड़े अच्छे से कर सकते हैं। तो महिलाओं को ये मैं कहना चाहूँगी कि वो अपने आप को कभी किसी से कम ना समझें, अपने आप को इस काबिल बनाएं और अपने आप में इतनी शक्ति को सशक्त करें कि वो किसी भी कार्य को अच्छे से कर पाएंगी। जी, डॉक्टर लक्ष्मी, आपने बात की कि कॉलेज में आकर BA फर्स्ट ईयर में आप NCC ज्वाइन कर सकते हैं, तो इसका मैम प्रोसीजर क्या रहता है? आप थोड़ा ये बता देंगे। कोई फॉर्म फिलअप करना होता है, किससे कांटेक्ट करें, किसके पास जाकर बताएं, और फिर उसके बाद कुछ टेस्ट होते हैं जिसे क्लियर करके आप NCC ज्वाइन कर सकते हैं? जी, हम जो कॉलेज में हमारा जो फर्स्ट ईयर आता है तो हमारा जब इंडक्शन प्रोग्राम होता है जिसमें इंट्रोडक्शन करते हैं सारे टीचर्स के, उस दौरान हम बच्चों को बताते हैं। वैसे ऑनलाइन जब BA का फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपका एक कॉलम रहता है कि आपने NCC या NSS या स्काउट एंड गाइड कुछ भी ज्वाइन करना है, तो उसमें एक आपकी अपनी विलिंगनेस रहती है कि आपने किसको ज्वाइन करना है। उसके बाद वहाँ आप जब आप टिक कर दोगे तो हम उसके बाद स्टूडेंट्स को अपने पास बुलाते हैं और उनको फॉर्म देते हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए। अब तो गूगल फॉर्म बन गया, ऑनलाइन सब कुछ होता है, पहले हम मैनुअली करवाते थे, बट वो भी भरना पड़ता है, वो हमारे पास रिकॉर्ड के लिए रहता है, और उसमें आपकी फ़ोटोग्राफ्स लगती है, आपके डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, 10th का, ये सब जो भी फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं वो सारे फॉर्म्स के साथ अटैच करना पड़ता है। और इसकी फ़ीस तो बहुत ही कम है, 18 रुपीज़ 20 के करीब स्टूडेंट पे करते हैं, जो कि 1 टाइम ही होता है। और इसके अलावा हम जब उन सबको एक सॉर्ट आउट कर लेते हैं फॉर्म्स, उसके बाद हम स्टूडेंट्स को बुलाते हैं और उनका टेस्ट लेते हैं, एक सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू कह सकते हैं, इंटरव्यू लेते हैं और उनको देखते हैं कि वो मतलब लुक वाइज भी एक बहुत मैटर करता है जब आप ड्रेस वियर करते हो। तो गरिमा, हम लोग बातचीत कंटिन्यू रखेंगे। डॉक्टर लक्ष्मी, इससे पहले कि हम बातचीत आपके साथ आगे बढ़ाएं, हम देखते हैं NCC पे एक छोटा सा क्लिप।
तो बीजो लक्ष्मी, हम बात कर रहे थे एनसीसी की ट्रेनिंग की, तो क्या आप हमारे दर्शकों को ये बता सकती हैं कि एक एनसीसी कैडेट की जब सिलेक्शन हो जाती है तो उसका एक दिन का प्रोसीजर कैसा रहता है? उसका दिन वो एनसीसी के एज अ कैडेट के रूप में क्या उसकी एक्टिविटीज़ रहती हैं? कॉलेज में तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ड्रिल से जी। ग्राउंड में बच्चा आएगा तो उसको पहले तो सावधान विश्राम सिखाया जाएगा जो बहुत ज़रूरी है, उसके पोस्चर को ठीक किया जाएगा और उसको पूरा बताया जाता है कि कैसे दाएं बाएं मुड़ना है, क्योंकि ये सारी जो कमांड रहती है वो हिंदी में रहती है और बच्चे काफ़ी परेशान भी होते हैं दाएं बाएं से जी। तो वो सब सिखाया जाता है और उसके बाद ड्रिल करवाया जाता है और कुछ उनको फिज़िकल एक्टिविटीज़ में उनको कुछ एक्सरसाइज करवाई जाती है ताकि थोड़े से रफ एंड टफ बन जाए। जो हमारा कैंप का पार्ट रहता है, कैंप में या बच्चे मॉर्निंग में स्टार्ट करते हैं, अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock पीटी के लिए जाते हैं, तो उसमें भागते भी हैं बच्चे, एक्सरसाइज भी करते हैं, योगा भी करते हैं और उसके बाद वो ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर ड्रेस पहनेंगे अपनी ये यूनिफॉर्म पहन के फिर ग्राउंड में जाते हैं तो वहाँ ड्रिल रहता है। ड्रिल का पार्ट 1 या 2 पीरियड होते हैं ड्रिल के और उसके बाद वो क्लासेस लगाते हैं जिसमें कि उनको वेपन ट्रेनिंग भी होती है, फायरिंग का क्लास होती है, फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा वेपन को कैसे हैंडल करना है, उसके पार्ट्स कैसे हैं, मैप रीडिंग है, कंपास है, फर्स्ट एड में बहुत सारे टॉपिक हैं और डिज़ास्टर से काफ़ी सारे टॉपिक्स उनको करवाए जाते हैं। कहने का मतलब है कि ओवरऑल बहुत सारे जो एक मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए टॉपिक्स रहते हैं वो सारे ही करवाए जाते हैं जी। उसके अलावा शाम को ये लोग कल्चरल में पार्टिसिपेट्स करते हैं, जो इनका इसके अलावा रंगोली है, पेंटिंग कंपटीशन है, डेक्लामेशन है, बहुत सारी ऐसे कॉम्पिटिशन्स करवाए जाते हैं जिससे कि स्टूडेंट की कैडेट की ऑल ओवर डेवलपमेंट हो सके जी। तो ये एक पार्ट रहता है जिसमें कि बच्चों के लिए टफ भी रहता है, उसमें प्रोजेक्ट वर्क भी होते हैं, टेंट पिचिंग होती है जी। ड्रिल तो हार्ड वो रहता ही है बच्चों के लिए, वो हैवी शूज़ DMS पहन के ड्रिल को करना। स्टार्टिंग में बच्चे थोड़ा सा महसूस करते हैं बट फिर वो धीरे धीरे उसमें जब यूज्ड टू हो जाते हैं तो एंजॉय करते हैं उस चीज़ को। और ट्रेनिंग टाइम में किस तरह से उसकी ग्रूमिंग होती है और जो उसका कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्डअप होता है, क्या आपने नोटिस किया है? बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं अपनी भी बात करूं, मैंने भी इसी कॉलेज से किया है, तो मैं एनसीसी कैडेट थी। स्टार्टिंग में जब आप आते हैं, एक बच्चा आता है कॉलेज में तो थोड़ा डरा सा सहमा सा रहता है जी। नो डाउट आजकल के बच्चों में काफ़ी फ़र्क है, वो दे आर क्वाइट कॉन्फिडेंट जी। तो जब वो बच्चे आते हैं थोड़े से डरा हुआ महसूस करते हैं और उनको पहले तो पता ही नहीं होता कि करना क्या है। जब धीरे धीरे वो इन सारी चीज़ों को करते हैं तो वो बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और मुझे लगता है ये जो हमारी वर्दी है, ये जो हमारी यूनिफॉर्म है, ये ऑटोमेटिकली हमको बहुत कॉन्फिडेंट कर देती है जी। तो बहुत फ़र्क पड़ता है। एक कैडेट की बात करूं, मैं अपने कैडेट से भी करती हूं। एक स्टूडेंट थी हमारे पास, वो स्टार्टिंग में जब आई तो शी वाज सो लेजी, मतलब उसको हमने बोलना ये करो वो करो तो वो मतलब इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करती थी। फिर मुझे लगा कि उसको मैंने वार्न किया कि देखो बच्चे कि हम आपको निकाल भी सकते हैं अगर आप कुछ करोगे नहीं तो। फिर मुझे लगा कि उस बच्चे के लिए ये चीज़ मतलब उसके मेंटल लेवल को शायद डिस्टर्ब कर सकती है, तो फिर मैंने उसको बूस्ट अप करना शुरू किया और उसको इतना मोटिवेट किया और बाद में वही कैडेट जो इतना डरा सहमा था वो हमारी सीनियर अंडर ऑफिसर अभी गई है, तो अभी वो बहुत कॉन्फिडेंट है बोलने में भी और हर चीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। कहने का मतलब है कि कैडेट का फ्यूचर
एक नॉर्मल पर्सन से कैसे बेटर होगा, हम ये भी जानना चाहेंगे। क्योंकि इससे देखिए एक तरफ तो मिलिट्री में जाने की जो राहें हैं वो तो खुल ही जाती हैं, लेकिन एक एनसीसी कैडेट होने के और क्या क्या फ़ायदे हैं, हमारे दर्शकों को आप ये ज़रूर बताएं। एनसीसी में देखिए हमारे 3 तरह के सर्टिफिकेट रहते हैं। स्कूल लेवल पे जो कैडेट है वो ए सर्टिफिकेट करता है जी। और कॉलेज लेवल पे बी और सी सर्टिफिकेट। अगर ये सर्टिफिकेट रहते हैं तो उनको आगे एडमिशन के लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। इसके अलावा जब वो आर्मी में ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो एसएसबी की अगर जो बात कर रहे हैं हम, तो उसमें आपको रिटर्न नहीं देना पड़ता जी। एनडीए में भी अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो कुछ ऐसे और कोर्सेज हैं जिसमें कि आपको रिटर्न नहीं देना पड़ता, आप डायरेक्ट इंटरव्यू में ही जाते हो। एक ये मेन फायदा है। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र में भी है, सेना के अलावा क्या इंडस्ट्री में इनको वेटेज मिलती है। अभी बहुत से सरकारी और गैर सरकारी बहुत सी ऐसी सर्विसेज हैं जिसमें कि एनसीसी कैडेट्स को प्रेफरेंस दी जाती है। अभी रिसेंटली ये जो डॉक्टर का ये जो हम टेस्ट देते हैं नीट का, सॉरी नीट के टेस्ट के लिए, तो उसमें भी इसमें वेटेज दे रहे हैं। इसमें अगर कैडेट का सी सर्टिफिकेट है और वो अच्छी ए ग्रेड के साथ है तो उसका नेचुरली उसका नाम जो लिस्ट में है वो अपर लेवल पे चला जाता है। इसके अलावा आप हॉस्टल के लिए या स्पोर्ट्स के कोटे में अगर आपके पास एनसीसी भी है तो भी आपको वेटेज मिलती है। कहने का मतलब है कि आपको बी और सी सर्टिफिकेट का बहुत बेनिफिट रहता है। अगर मैं अपनी बात करूं, जैसे मैंने कॉलेज में ज्वाइन किया या आप स्कूल लेवल पे आप ज्वाइन करते हैं, अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपको डायरेक्ट एज ए एनओ जो कि हमारा एनसीसी का जो औहदा है वो प्राप्त करने के लिए आपको बहुत बेनिफिशियल रहता है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो सी सर्टिफिकेट था तो मुझे डायरेक्ट इसमें एंट्री मिली थी और 2008 में मुझे लेफ्टिनेंट बनाया गया था। 2012 में मैं कैप्टन बनी। उसके लिए हमें रिफ्रेशर करना पड़ता है ग्वालियर में जाके जी। तो ओटीए ग्वालियर में भी कुछ पद आरक्षित रहते हैं। अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है जी। तो आप चेन्नई में जा सकते हैं, बॉयज़ का है ओटीए कामटी में, वो बॉयज़ वहाँ जा सकते हैं जी। तो ये बहुत बेनिफिट रहता है आपके लिए बी और सी सर्टिफिकेट का जी। कॉलेज में भी कोई ऐसा जागरूकीकरण के लिए कोई प्रावधान रखा गया है कि वो ऑप्ट कर सकें? अब तो देखिए सभी बच्चों को पता है एनसीसी के, मीडिया है हमारा, इनका बहुत बड़ा रोल है जी। स्कूल्स में ऑलमोस्ट सभी स्कूल्स में एनसीसी है तो बच्चों को पता होता है। और कॉलेज में हम जैसे मैंने बताया कि इंडक्शन प्रोग्राम में हम बताते हैं, उसके अलावा हम बाहर एक काउंटर लगाते हैं जिसमें कि कैडेट्स ड्रेस पहन के बैठे होते हैं उनकी एक्टिविटी को देखकर जो भी नया स्टूडेंट आता है तो वो उनको देखता है। आजकल भी हम लोग प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो नए बच्चे आते हैं तो उनको देखते हैं जी। तो वो देख के उनको पता लगता है। उसके जब उनकी कोई क्वेरीज होती हैं तो वो पूछते हैं, मेरा नंबर भी वहाँ डिस्प्ले हुआ है जी। तो वो मेरे पास आके एनसीसी ऑफिस में भी बात करते हैं और पूछते हैं जी। मेजर लक्ष्मी जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और बहुत बहुत जानकारी आपने कि बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी, खासकर कि जो बच्चे अभी कॉलेज में आने वाले हैं। तो आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। दर्शकों, देखिए सावन का महीना चल रहा है और ये महीना होता है महादेव का जी। और महादेव देखिए गरिमा सबके ही आराध्य माने जाते हैं जी। बिल्कुल प्रकृति, देखिए आषाढ़ के बाद जब सावन का महीना आता है तो सिर्फ हमारे आसपास का वातावरण ही नहीं, हमारा मन भी एकदम प्रफुल्लित हो जाता है क्योंकि चिलचिलाती गर्मी के बाद हर जगह हरियाली दिखना, हरा भरा दिखना बहुत अच्छा लगता है। और देखिए साथ में ही सावन का जो महीना है ये हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। साथ ही हमारे बहुत से त्योहार भी इसी महीने में आते हैं। फिर हम वो चाहे हरियाली तीज की बात कर ले या फिर रक्षाबंधन की बात कर ले, तो इस लिहाज से सावन का महीना हमारे लिए बहुत ही अहम महीना माना जाता है। तो हम अब सुनेंगे शिरगुल गाथा सावन के महीने में।
पशोरी न गुडी देवा ओ काळीजे पशोरी न गुडी देवा ओ काळीजे पशोरी न गुडी देवा तेरी आजा देवा चूड़ी के करे तू मनोरी न पूरी देवा करे राम नोरी न पूरी देवा ओ करे तू मनोरी न पूरी देवा तेरी झाणी बोला कोल के देश बे दुनिया नजूरी देवा ओ देश बे दुनिया नजूरी देवा ओ देश बे दुनिया नजूरी देवा तेरा झाणी देवा मंदिर होली बे सुनेरी न छोड़ी देवा होली बे सुनेरी न छोड़ी देवा होली बे सुनेरी न छोड़ी देवा भोला करे तू देसरा तेरी गुआ शरीणे झुपोड़ी देवा तेरी गुआ शरीणे झुपोड़ी देवा तेरी गुआ शरीणे झुपोड़ी देवा हमारे अगले सेगमेंट हिम कलश की ओर, जिसमें दर्शकों हम आपके लिए लेकर आते हैं हिमाचल के कुछ ऐसे कलाकारों की कला का नमूना जिनको आप सराह सकें। तो आज भी हम ऐसे ही उभरते कलाकार उत्कर्ष और पीयूष की आवाज़ में आपको कुछ गीत सुनाएंगे। याद पिया की आए हाय राम, याद पिया की आए, ये दुख सहाना जाए
सजरिया बाली उमरिया बाली बाली उमरिया सुनी रे सजरिया बाली उमरिया सुनी रे सजरिया जो बन बीते जाए याद पिया याद पिया याद पिया तेरी कोयलिया तू सुनावे तेरी कोयलिया मेरी कोयलिया मेरी कोयलिया तू सुनावे मुझे बिरहन का जियारा जलाए दीवाना रहना याद पिया याद पिया याद नमस्कार। अब हम कबीर जी का एक भजन पेश करने जा रहे हैं जिसे हमारे पिताजी ने कंपोज किया है और ये राग गुर्जरी तोड़ी में है।
संग